नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। और बहुत तगड़ी तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत हो ना आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि मैंने आगामी एग्जाम्स को ही देखते हुए बीपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, इन सब को देखते हुए ही मैंने आधुनिक भारत का इतिहास कल से शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन चैप्टर से स्टार्ट किया है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पुर्तगाली कंपनी के बारे में और आपका डच कंपनी के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजों की कंपनी के बारे में, डेनिश कंपनी के बारे में और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। साथ ही अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके। और यदि इन जितने भी वीडियोज मैं बनाता हूं उनका नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो 25 अक्टूबर से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। उसमें आप जुड़ सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम होगा। उसमें प्रति माह आपको 15 से 20 चैप्टर के जीएस नोट्स दिए जाएंगे और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे। टोटल 5,000 रुपये मैंने शुल्क रखा है, लेकिन प्रथम 50 जो छात्र होंगे उनके लिए 25% का डिस्काउंट है। तो अभी आपको 3750 रुपये में नोट्स मिल सकते हैं और वो भी आप अभी 1000 रुपये जमा करके जुड़ सकते हैं और बाकी जो बचेगा अमाउंट वो आप अपनी सुविधा अनुसार इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। महिलाओं के लिए स्पेशल छूट है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए जितने प्रतिशत उनकी दिव्यांगता होगी उतना प्रतिशत का छूट मिलेगा, 50% तक। और इसके अलावा शहीदों के परिवारों एवं जो खुद सैनिक हैं उन लोगों के लिए भी जो है एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मैंने रखा है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लाभ उठाइए, प्रथम 50 में शामिल होइए और छूट का लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का विषय। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। आइए देख लेते हैं अंग्रेजी कंपनी की स्थापना किस प्रकार से हुई और उन्होंने किस प्रकार से अपनी फैक्ट्री वगैरह भारत में स्थापित की। देखते हैं। तो 1599 ईस्वी में लंदन में विभिन्न व्यापारियों ने मिलकर के एक सभा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर कर रहे थे। ठीक है, 1599 में उन्होंने सभा की स्थापना की, मतलब कि सभा बुलाई और उसके बाद सब व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना 1599 में ही हो गई थी। इसके बाद 1599 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम उनको चार्टर मिल गया जिससे इस कंपनी को 15 वर्ष तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, और इसी के तहत उन्होंने 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में वैसे उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, 1833 के चार्टर के बाद जो है उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वह 1600 ईस्वी में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र उनको मिला। वैसे 1599 के एक्ट के द्वारा ही यह आज्ञा पत्र दे दिया गया था, लेकिन 1600 ईस्वी में कंपनी को मिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने एक नया व्यापारिक चार्टर जो है वो दिया। ठीक है, पहले जो है 15 वर्षों तक के लिए ही था और उसके बाद जो है आपका 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद 1609 ईस्वी में जो है जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए उनको चार्टर दे दिया, मतलब कि अब अनिश्चित काल तक वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे। तो इसका इसलिए महत्व है 1609 के चार्टर का। इसके बाद देखते हैं तो 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनी का वर्चस्व भारत में कायम हुआ। ठीक है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज लेकर के और भारत में आया। ठीक है, भारत में वह सूरत में आया। ठीक है, सूरत के तट पर उतरा और उसके बाद फिर जो है वह जहांगीर के दरबार में गया। ठीक है, यह प्रथम अंग्रेज था जो कि भारत आया था।
ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो कि भारत आया था। किस जहाज से आया था? तो हेक्टर जहाज से आया था। किसके दरबार में गया? तो ये जहांगीर के दरबार में गया। और जहांगीर के किस दरबार में गया? तो आगरा स्थित दरबार में गया। 1609 ईस्वी में यह जो है जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है, जेम्स प्रथम का आज्ञा पत्र लेकर, ठीक है, और यह आगरा पहुंचा था, ठीक है। अब यहां से जो है उसे वापस लौटना पड़ा था क्योंकि जो स्थानीय लोग थे और पुर्तगालियों का दबाव था, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसको जो है व्यापार की अनुमति नहीं दी, ठीक है, तो उसको वापस लौटना पड़ गया। लेकिन 1611 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया स्वेली के युद्ध में। अब इससे जो है जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है, और उसके बाद 1613 ईस्वी में हॉकिंस जो है वो फिर से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1613 ईस्वी में हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो है वो फिर से जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन इस बार स्वेली के युद्ध में पराजित किया था अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को। इससे जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसके अलावा जो कैप्टन हॉकिंस था वह तुर्की भाषा भी बोल सकता था और उसने जो है फारसी भाषा में बात की। तुर्की भाषा में और फारसी भाषा में दोनों में कंफ्यूजन है कि किस भाषा में बात की, लेकिन यह दिया जाता है किताबों में कि तुर्की भाषा भी जानता था और फारसी भाषा भी वो जानता था, ठीक है। अधिकतर किताबों में दिया है कि उसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की थी, लेकिन कुछ किताबों में यह भी दिया हुआ है कि उसके फारसी भाषा के ज्ञान से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसको जो है ब्रिटिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। ब्रिटिश खान की उसको उपाधि दे दी, इंग्लिश खान, सॉरी ब्रिटिश खान नहीं, इंग्लिश खान की उसको उपाधि दे दी थी। 400 मनसब दिए थे और सूरत में कोठी खोलने की भी उसको इजाजत दे दी थी, ठीक है। तो यह हो गया 1613 ईस्वी का, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1626 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में अरमा गांव में अंग्रेजों की दूसरी कोठी की स्थापना हुई, ठीक है। अरमा गांव में दूसरी कोठी की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में दूसरी कोठी स्थापित हुई, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। 1632 ईस्वी में जो है गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान उसको प्राप्त हुआ, जिसमें कि 500 पैगोडा प्रति माह देने का निर्णय लिया गया था और उसके द्वारा जो है वो वहां पर व्यापार कर सकता था गोलकुंडा में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वह चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है वह पट्टे पर प्राप्त कर लिया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। किसने? फ्रांसिस डे ने। 1639 ईस्वी में यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था जेम्स प्रथम का दूत बनकर। यह भी पूछा जा चुका है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। किसका राजदूत बनकर के आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1630 ईस्वी में जो है मैड्रिड की संधि हुई थी अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के सहयोग के लिए, ठीक है। वैसे तो यूरोप में भी उनके बीच में जो है मनमुटाव चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था, लेकिन मैड्रिड की संधि जब हुई उसके बाद उन्होंने आपसी सहयोग करने का निर्णय लिया था 1630 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं तो 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई को अंग्रेजों ने अपना प्रमुख व्यापारिक बस्ती बना लिया था। पहले जो उनका प्रमुख व्यापारिक बस्ती सूरत में हुआ करता था उसको उन्होंने स्थानांतरित कर दिया और बंबई में अपना व्यापारिक बस्ती बसा लिया था, जो प्रमुख व्यापारिक बस्ती था 1687 में। इसके बाद देखते हैं 1698 ईस्वी में जो है आपका 1200 रुपया देकर के सुतनौती, कालीकाता और गोविंदपुर का जो है उनको अधिकार मिल गया था, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके ही जो है उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की, जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना की और उसी फोर्ट विलियम नामक जगह पर जो है
जॉब चॉर्नोक ने कलकत्ता नगर बसाया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉब चॉर्नोक ने कलकत्ता नगर बसाया था। फोर्ट विलियम उसको कहा जाता था पहले, ठीक है। और किससे मिला था इसको? सुतनौती, कालिकाता और गोविंदपुर का जो उसको अधिकार मिला था, दीवानी अधिकार कह सकते हैं, वो मिला था। वह अजीम उस शान, अमीज उस शान से मिला था, अमीजुस शान से मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। 1698 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1700 ईस्वी में कलकत्ता जो है उसको पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया था, यह भी याद रखिएगा। अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को बनाया गया था 1700 ईस्वी में। और सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो चार्ल्स आयर जो है वह पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1717 का फर्रुखसियर का फरमान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 1717 में फर्रुखसियर से अंग्रेजों को फरमान प्राप्त हुआ था व्यापार करने का, ठीक है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम था ऑर्म, उन्होंने इस फरमान को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नारिस मिशन के बारे में। तो एक और कंपनी की स्थापना की गई थी 1698 में। 1698 में विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ठीक है। और विलियम नॉरिस को अपना दूत बना करके औरंगजेब के दरबार में भेजा था। यह आपको बहुत सारे किताब में नहीं मिलेगा, एक दो किताब में ही मिलेगा, और बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं पूछ दिया जाए तो इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और लेकिन ये जो मिशन था उसका कुछ खास परिणाम हुआ नहीं, और फिर जो है इस कंपनी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संयुक्त हो जाने का, मतलब कि मिल जाने का निर्णय ले लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। और 1702 में ये दोनों जो है संयुक्त हो गए थे, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है फैक्ट ही ज़्यादा है, तो कुछ कहानी बताने लायक है नहीं। कहानी आप वैसे भी किताब में पढ़ सकते हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको बताया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आपका जेम्स प्रथम का दूत बनकर के जो गया था सर टॉमस रो हो गया या फिर कैप्टन हॉकिंस हो गया, यह याद रखिएगा। किसके दरबार में गया था, कब गया था, ठीक है। फर्रुखसियर के फरमान के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। यह सब जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने लायक है, ठीक है। सूरत की जगह बंबई को अंग्रेजों ने व्यापारिक बस्ती कब बनाई थी? 1687 में बनाई थी। फोर्ट विलियम की जो स्थापना है, कलकत्ता की जो स्थापना है, जॉब चॉर्नोक के द्वारा कब की गई थी, कैसे की गई थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता किन नगरों से किन किन गांवों से मिलकर के बना था? तो सुतनौती, कालिकाता और गोविंदपुर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सब जो पॉइंट है वह याद रखने लायक है, और बाकी सब मैंने बता दिया है क्योंकि हो सकता है कि आगे पैटर्न चेंज हो और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डीप से पूछा जाने लगे, तो कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, ठीक है। अब चलते हैं और देख लेते हैं डेनिस कंपनी के बारे में, जो ज्यादा दिनों तक रहे भी नहीं थे, और कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी भारत में। इसके बाद देखते हैं, भारत में नहीं, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1620 ईस्वी में। ट्रैंकोवर जो कि तंजौर जिला में है, तमिलनाडु कह सकते हैं, तो ट्रैंकोवर तंजौर जिला में पहली फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने की थी। किसने? डेनिस ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 1620 ईस्वी। फिर 1676 ईस्वी में सीरमपुर, बंगाल में सीरमपुर या कहीं पर सेरामपुर भी दिया जाता है, तो सीरमपुर कहिए, सेरामपुर कहिए, ठीक है, बंगाल में था। वहां पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, और ज्यादा दिनों तक यहां पर रहे नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार करना नहीं था, बल्कि मिशनरियों का जो है प्रचार करना था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था। तो वो जो है 1745 में अपना सारा फैक्ट्री बेच करके और अंग्रेजों को बेच दिए और यहां से चले गए। तो डेनिस के बारे में बस इतना ही, 4-5 पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को अच्छी टक्कर दी थी। डुप्ले जो था इसका सेनानायक, उसने बहुत ज्यादा टक्कर दी थी।
ठीक है। तो इनके बीच में कर्नाटक युद्ध भी हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बराबर जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1664 ईस्वी में सम्राट लुई 14वें के समय मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत पहुंचा था। किसकी अध्यक्षता में, यह याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरोन। उसके बाद देखते हैं 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की गई थी फ्रांसीसियों की, याद रखिएगा, ठीक है, 1668 ईस्वी में। फिर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और इसका उत्तरदायित्व जो है वह फ्रांसिस मार्टिन को सौंपा गया था। जो आपका ये सूरत का जो फैक्ट्री था और जो आपका मसूलीपट्टनम का फैक्ट्री था, दोनों का जो है उत्तरदायित्व सौंपा गया था फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1672 ईस्वी में, देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोम छीन लिया था, मतलब कि उस पर अधिकार कर लिया था सेंथोम पर, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से। उसके बाद देखते हैं 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेर खां से पांडिचेरी प्राप्त किया था, ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वलीकोंडापुरम के शासक शेर खां से पांडिचेरी प्राप्त किया था और फ्रांसीसियों का जो प्रमुख मुख्यालय था वह पांडिचेरी ही था, इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर था शाइस्ता खां, ठीक है, मुगल गवर्नर था शाइस्ता खां, जिससे उनको चंद्रनगर प्राप्त हुआ था और वहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी बनाई थी। कब, 1690 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं फ्रांसीसी कंपनी के पुनर्गठन के बारे में। तो 1720 ईस्वी में इंडीज का चिर अस्थायी कंपनी के रूप में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1720 ईस्वी में, यह याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा प्रमुखतः गवर्नर ड्यूमा के समय फ्रांसीसी प्रभुत्व कायम हुआ था, ठीक है। मेनली जो है जब गवर्नर बना करके फ्रांसीसियों ने भेजा था ड्यूमा को, जनरल ड्यूमा को जब भेजा, उसके बाद पहले तो इनका वो था कि व्यापार करना है, लेकिन ड्यूमा जब से आया तब से इनका मनसा जो है वो बदल गया। वो भी यहाँ पर अंग्रेजों की तरह रह करके और व्यापार करना चाहते थे, यहीं पर बस जाना चाहते थे और शासकों पर अधिकार करना चाहते थे, विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। तो ड्यूमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है वह शुरू हो गया। एक तो भारतीय जो राजा थे उनके बीच में एकता नहीं थी। अब ये क्या करते थे, अगर किसी राज्य के बीच में, जैसे मान लिया कि आपका उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था कर्नाटक और आपका किसके बीच में, हैदराबाद के बीच में। हैदराबाद में कर्नाटक का ये आपका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और उधर कर्नाटक में भी युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। यही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में बता रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने किसी एक का साथ दे दिया और फ्रांसीसियों ने किसी दूसरे का साथ दे दिया और उनको आपस में लड़ा दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शक्ति दे करके, थोड़ा थोड़ा सैनिक दे करके और आपस में उनको लड़ा दिया और उससे जो है वो लाभ कमाने लगे, ठीक है। किसी को भी जो है कहीं भी देखते थे कि दो राजाओं में लड़ाई हो रही है तो एक का साथ अंग्रेजों ने दे दिया, एक का साथ फ्रांसीसियों ने दे दिया और फिर उनको आपस में लड़ा दिया करते थे। संरक्षण का वादा कर दिया करते थे, कभी खुद संरक्षण ले लिया करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी थी, क्योंकि डुप्ले आ गया था, वो भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था और इधर से जो है आपका अंग्रेजों का जो सेनापति था या फिर गवर्नर कह सकते हैं, वो भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता था। अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में हम लोग देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। इसका कालखंड भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार
युद्ध का जो यह था विस्तार था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो है यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है युद्ध की शुरुआत हुई और वही जो है युद्ध उसी का विस्तार होते होते भारत तक भी पहुंच गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम जो है वह कौन सा युद्ध था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, जो कि 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अनवरुद्दीन से संरक्षण प्राप्त कर लिया और उसके बाद जो है फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच में यह युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था वह डुप्ले था और अंग्रेज गवर्नर जो था मद्रास का वह था गवर्नर मोर्स। ठीक है, याद रखिएगा गवर्नर मोर्स जो था वह अंग्रेजी गवर्नर था मद्रास का। ठीक है, तो ये लोग जो है साथ दे रहे थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। ठीक है, लेकिन युद्ध जो है जल्दी ही समाप्त हो गया क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रिया में यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया ला सैपल की संधि के द्वारा। ठीक है, ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई और ऑस्ट्रिया में जैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद आते हैं, देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक तथा हैदराबाद में जैसा मैंने बताया कि उत्तराधिकार संघर्ष के कारण जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब अंग्रेज जो है वह हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दे रहे थे। उधर फ्रांसीसी जो है वह हैदराबाद में मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चंदा साहब का जो है साथ दे रहे थे। ठीक है, अब दोनों जगह जो है किसी का साथ अंग्रेज दे रहे थे, किसी का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे और आपस में इनको लड़ा रहे थे। 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा 1755 में पांडिचेरी के युद्ध के द्वारा संधि के द्वारा जो है युद्ध की समाप्ति हो गई थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखना भूल गया लेकिन 1749 से लेकर के 1754 तक यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था। 1749 से लेकर के 1754 तक यह युद्ध चला था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह समाप्त हो गया था। आगे देख लेते हैं, अंबूर का युद्ध भी जो है इसी में हुआ था। अंबूर का युद्ध जो है वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही भाग है। 1749 ईस्वी में अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। अर्काट प्रकरण में चंदा साहब भी मारे गए। ठीक है, चंदा साहब की ही सहायता करके अनवरुद्दीन को मारा था और उसके बाद जो है कर्नाटक का नवाब बना दिया था इसको, आपका चंदा साहब को। लेकिन फिर से क्या किया कि फिर से आक्रमण कर दिया और जो है इसको भी, चंदा साहब को भी मार डाला गया और अंततः क्या हुआ कि सलावत जंग जो है वह हैदराबाद का निजाम बनाया गया और मुहम्मद अली जो है वह कर्नाटक का नवाब बना। इसमें बहुत सारा हेर फेर है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो मतलब कि जो अंत में हुआ था वो मैंने बता दिया है। बाकी कहानी जो है आप किसी से भी पढ़ लीजिए, राजीव अहीर से पढ़ लीजिए, आप एस.के. पांडे से पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, दोनों में कहानी दिया हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, बस इतना ही अभी तक पूछा गया है और यही पूछे जाने की संभावना भी है। लेकिन मैंने अंतिम परिणाम जो था वो भी बता दिया है, क्या पता बाद में पूछ ले। ठीक, अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। यह जो है 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ रहे थे और उसी का परिणाम हुआ कि भारत में भी जो है शुरू हो गया युद्ध। ठीक, 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार तथा पटना पर अधिकार कर लिया था। बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना पर भी अंग्रेजों का अधिकार इस समय हो गया था। तो 1757 ईस्वी में पटना पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, बीपीएससी वाले याद रखेंगे। 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली जो है वह फ्रांसीसी अधिकारी बना था। हाँ, एक बात बताना भूल गया, द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गवर्नर गोडेहू को भारत भेज दिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है
गोडेहू जो था वह फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के भारत आया था। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ उस समय काउंट डी लाली जो था उसको फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी बना करके और पूरे जितना भी फ्रांसीसी व्यापार था, सत्ता था, उन सब का प्रमुख अधिकारी बनकर के काउंट डी लाली को फ्रांस से भेजा गया था। और उसी ने 1758 में जो है फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया था, उसको जीत लिया था। ठीक है, और इसी के साथ जो है वांडीवास का युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत ही वांडीवास का युद्ध हुआ, जो कि सबसे भयानक युद्ध था। और उसी के बाद जो है आपका पेरिस का संधि होता है और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेजी सेना, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नायक था वह आयर कूट था, याद रखिएगा। और फ्रांसीसी सेना का जो वो था, गवर्नर था या फिर सेना नायक कह सकते हैं, वह काउंट डी लाली था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था और फ्रांस की समाप्ति कर दी थी, फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसियों की समाप्ति कर दी थी भारत से। ठीक है, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, यह जरूर याद रखिएगा। 1760 तो पक्का याद रखिएगा, 22 जनवरी रखिए या न रखिए। 1761 ईस्वी में इसका परिणाम क्या हुआ कि 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और पांडिचेरी जो था वो फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, प्रमुख मुख्यालय हुआ करता था। जब वहीं पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, तब जो है युद्ध समाप्त हो गया पेरिस की संधि के द्वारा। 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई और इसी के साथ यूरोप में भी सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी पर चूंकि अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, इसलिए फ्रांसीसी का जो है भारत से अंत हो गया था। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा ये सब बातें। चूंकि फैक्ट्स ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे फैक्ट्स पूछे भी जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो कहानी यदि सुनना होगा आपको तो कहानी किताब पढ़ करके सुन लीजिए, वीडियो बना करके कहानी सुनाऊंगा तब तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग और ज़्यादा बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पसंद कीजिए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।